चलिए दोस्तों, आज डेट है 6 अक्टूबर। आज का दिन है वर्ल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग डे। तो आज चलिए बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो जो है उसका रीबैलेंसिंग के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। उसके कुछ प्रॉफिट, कुछ लॉस और उसके रिगार्डिंग आपको रीबैलेंसिंग और उसमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके क्या पॉजिटिव फैक्टर है, क्या नेगेटिव फैक्टर है, वो चेक करेंगे। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड का ये है रिस्कोमीटर, ये तो आपने देखा ही होगा। तो इसमें जो दिखा रहा है हाई वो है कंप्लीटली इक्विटी, प्योरली इक्विटी स्कीम्स। मॉडरेटली हाई जो है वो बैलेंस फंड के लिए है। बैलेंस एडवांटेज फंड फिर से हाई कैटेगरी में आएंगे। आपके जो भी डेब्ट फंड है वो मॉडरेट और मॉडरेटली लो कैटेगरीज में आएंगे। वो उनके ट्रिपल ए, डबल ए और उस रिगार्डिंग उनके जो भी पेपर हैं उसके रिगार्डिंग आएगा। और जो आपका लिक्विड फंड है वही लो रिस्क कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं। अभी एक बंदा है जिसने क्या किया है, एक बंदा है जिसने किया है 5,000 की SIP 4 डिफरेंट फंड्स में। उसने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का कांटेक्ट किया। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको समझाया कि भाई आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बैलेंस रखना चाहिए, ELSS लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में रखना चाहिए। एकदम सही बात है, रखना ही चाहिए। तो 5,000 SIP ईच फंड में जा रहा है, तो 20,000 टोटल SIP हुई उनकी। और पिछले 5 साल से चल रही है उनकी SIP। तो इन्वेस्टेड अमाउंट एक फंड में पर साल में 60,000 के 5 साल के हिसाब से 3 लाख एक फंड में हुआ। तो टोटल 4 फंड का मिला के ये हुआ 12 लाख। ठीक है, 12 लाख रुपीस उनका इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया है। अभी उनकी करंट अमाउंट मान लीजिए कि अच्छे रिटर्न आने की वजह से 20% है, जो करीब 22-23% एनुअलाइज रिटर्न कंसिडरेबल करते हैं। चलिए ठीक है, अभी इसमें देखेंगे हम कि भैया इस बंदे को 22-23% रिटर्न आ गया है। पिछले 5 साल से SIP कर रहा है बंदा। इसको अभी क्या करना चाहिए? दिस फाइनेंशियल डे व्हाट वी कैन डू सो हिज फ्यूचर विल बी मोर ब्राइट। तो उसके लिए चलिए कुछ डेटा देखते हैं। ये हम यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी का जो भी डेटा है, मतलब निफ्टी के 500 जो टॉप फंड है, निफ्टी 500, जिसमें 100 लार्ज कैप है, मिड कैप भी है और बाकी के स्मॉल कैप भी है। उसमें से 250 स्मॉल कैप है, 150 के करीब मिड कैप है और 100 जितने लार्ज कैप फंड है। ठीक है, तो उसका एवरेज रिटर्न का ये है, क्या है ये, उसका रिटर्न का एनुअल रिटर्न, दिस इज शोइंग एनुअल रिटर्न। जब से मार्केट शुरू हुआ है, मार्केट ने 16.94% रिटर्न कैलकुलेट हमने किया है। और ये डेटा है 31 अगस्त 2021 के हिसाब से। ठीक है, तो आपको क्या कंसिडर करना है कि आपका ये तीनों का मिला दीजिए आप, 3 ईयर, 5 ईयर और 7 ईयर्स। ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन अभी आ रहा है अपना ऑलमोस्ट 14.7 या 7.5 के करीब आ रहा है। ठीक है, तो आप कंसिडर कर लीजिए कि 14.5% निफ्टी का एवरेज रिटर्न है। ठीक है, 14.5% निफ्टी का एवरेज रिटर्न। और सबको पता है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में 12-15% रिटर्न बेसिस होता है। कभी कभी 10% के करीब होता है, कभी 15 से ज़्यादा भी होता है। तो अभी इसमें री एलोकेशन या रीबैलेंसिंग कैसे करेंगे, किसको करना चाहिए? अगर आपका रिटर्न इस परसेंटेज से ऊपर है, अभी मार्केट में फंडामेंटल और जो भी टेक्निकल्स है वो अलग अलग डायरेक्शन में है। मतलब पब्लिक या पर्सन्स की सैलरीज ग्रोथ नहीं हुई है, फिर भी स्टॉक मार्केट्स ने ग्रोथ दे दिया है। ये प्योरली इन्फ्लेशन की वजह से है। इन्फ्लेशन जैसे कूल डाउन होगा, मार्केट में कीमतें घटेगी और ये जो रिटर्न अभी ज़्यादा आए हैं जिसके, वो यही कैटेगरी में 14 पॉइंट से 14 to 15 की रेंज में
एडजस्ट हो जाएंगे। ये आपके सामने है डेटा। कभी भी रिटर्न ज़्यादा आया होगा किसी का तो एवरेज रिटर्न उसका इसी कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? तो अगर आपका रिटर्न इससे ज़्यादा है, मान लीजिए कि आपका रिटर्न 17% है, 18%, 20 है, 22 है, इस बंदे का 22 के करीब है, तो 20 के ऊपर, अगर 18 के भी ऊपर आपका रिटर्न है तो आप रीबैलेंसिंग कर लीजिए। रीबैलेंसिंग में क्या फ़ायदा होगा, नुकसान, वो चलिए देखते हैं। चलिए हमने देख लिया है पूरा, अभी इसको रीबैलेंसिंग करते हैं। रीबैलेंसिंग के हर एक अलग अलग पहलू होते हैं। अगर हमने यहाँ पे 50-50% लिया है, मतलब 50% इक्विटी और 50% डेब्ट का लिया है, ठीक है। कुछ लोग 70-30 भी कर सकते हैं। आप लोग अगर बेयरिश है मार्केट में तो 30% इक्विटी 70% डेब्ट भी कर सकते हैं। अगर आप 100% भी डेब्ट करते हो तो भी गलत नहीं है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए या 2 या 3 साल के लिए कर सकते तो अलग बात है, बाकी नहीं करना चाहिए। 100% डेब्ट में नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट 30% इक्विटी रखना चाहिए। चलिए अभी आपको मैं 3 सिनारियो बताऊंगा। चलिए अभी आपको हम क्या करेंगे, सिनारियो 3 दिखाएंगे, जिसमें एक होगा कि अगर मार्केट यहाँ से 10% 2 साल में रिटर्न देता है या 20% डायरेक्टली रिटर्न देता है, तो उस बंदे का क्या होगा। अगर मार्केट 10% बढ़ के यहीं पे 2 साल के बाद आ गया तो 0% पे भी उसको क्या होगा। और अगर मार्केट यहाँ से 10 या 20% डायरेक्टली फॉल होता है तो उसके पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट आएगी। चलिए इसका डेटा देखते हैं। और अगर आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको बोलता है कि नहीं इक्विटी में ही रहे, अच्छा है, एसआईपी लॉन्ग टर्म है, एसआईपी में ब्रेक नहीं करना चाहिए, एसआईपी में रीएलोकेशन जैसा कुछ नहीं होता है, तो उसको आप ये डेटा दिखा के बताएंगे कि भैया क्यों नहीं करना है, ठीक है। और इसका छोटा सा रीज़न मैं आपको दिखा दूँ। अगर आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी फाइनेंशियल प्लानर आपका हो, वो आपका नज़दीकी फ्रेंड या रिश्तेदार नहीं भी हो, फिर भी आपको ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम है कि आपको एटलीस्ट रिस्क बेस कम करवाए। क्या करवाए, आपका रिस्क जो इक्विटी में हाई है वो कम करवाए, वो उसका बेसिक गोल होना चाहिए। और जो नहीं करवाते उनके लिए भी बहुत कहने लायक कुछ है नहीं। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ क्यों नहीं करते हैं। तो ये देखिए क्या है कि उनका ये ICICI म्यूचुअल फंड का है, ये इनका क्या है, इनका गोल्ड म्यूचुअल फंड रेट कार्ड है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको इक्विटी और डेब्ट का दिखा देता हूँ कि भैया ये लोग इक्विटी डेब्ट में क्यों कन्वर्ट नहीं करने देते। अगर आपका फाइनेंशियल प्लानर आपका नज़दीक का रिश्तेदार है या नहीं है, फिर भी उसको ये आपको इंसिस्ट करना चाहिए, एटलीस्ट आपको हाइब्रिड फंड में तो लेके जाना ही चाहिए। चलिए तो मैं आपको जो दिखाना चाहता था वो ये रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इक्विटी में जो भी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे ये परसेंटेज रेट है उनके ब्रोकरेज का, ठीक है। अगर ये ब्रोकरेज रेट का है परसेंटेज, ठीक है, तो भैया डैप में कुछ तो करवाइए। ये डैप का है, ठीक है, तो ये डैप में क्यों नहीं करवाते हो। ये डैप का है, ये देख लीजिए 0.21 और 0.80। तो इस तरह से नहीं होता है। आप उनको शांति से बैठ के समझाओ भाई क्यों नहीं करना है। मेरे पास ये डेटा है, मेरे पास ये वीडियो, ये गलत है तो मेरे को समझाओ आप कि ये कैसे गलत हो गया। चलिए अभी डेटा में हम बाद में देखेंगे। वो मैंने आपको छोटा सा रीज़न दिखा दिया है। वो रीज़न हो भी सकता है, हर एक की अलग अलग सोच होती है उसके हिसाब से, लेकिन आपका फंड है, आपका पैसा है, डिसीजन आपको ही देना है। चलिए अभी इस बंदे का हमने देखा कि क्या हुआ है कि 12 लाख का इन्वेस्टमेंट का 20 लाख हो चुका है। अभी पहले सिनेरियो में क्या है, 10% या 20% मार्केट डायरेक्टली बढ़ता है। तो अगर हम 2 केस सिनेरियो करेंगे, अगर ये 50-50% करता है इक्विटी डेब्ट और नहीं करता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो इक्विटी में 20% नहीं करता है, अगर ऑल रिमेन इन इक्विटी, तो उसका 24-20 हो जाएगा। ये कैसे आया, तो भैया ये जो 20% है, ठीक है, ये रहा उसका 20%, और उसका 10% के हिसाब से पहले साल ये बढ़ा और ये अमाउंट हुआ पहले साल के बाद, दूसरे साल फिर से 10% बढ़ा
और फाइनल अमाउंट ये आ गया। अगर यही केस वो 50-50% करता है, 10 लाख इक्विटी में और 10 लाख डेट में रखता है, तो उसके लिए क्या आएगा कि पहले इक्विटी में 10% आएंगे इस तरह से, और डेट में 6% कैलकुलेट करते हैं हम, जो भी मिनिमम रिटर्न है वो ओवर द पीरियड आपको 1.5-2 साल का रहेगा, तो इतना तो आ ही जाएगा, उसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अभी सेकंड केस हम देखते हैं कि भैया अगर मार्केट 0-0 रहा तो क्या होगा। तो मार्केट 0-0 रहा तो यहाँ पे 20 लाख का था, तो उसका 20 लाख ही रहेगा, उसने तो कुछ किया ही नहीं, तो मार्केट बढ़ा घटा फिर से वही लेवल पे आ गया, कुछ नहीं हुआ। अगर उसका इक्विटी डेप्थ में 50-50% था, तो इन द केस क्या हुआ कि भाई इक्विटी में तो उसका 0 रहा, ठीक है, लेकिन डेप्थ में 6% रिटर्न मिला उसको, तो उसका ओवरऑल 20 लाख से 21.23 लाख हो गया है। चलिए अभी नेक्स्ट थर्ड केस है, दैट इज द डेंजरस केस। इसमें आपको देखना है कि भैया ये -20 रिटर्न देता है, मार्केट फॉल करता है अगर 20%, ठीक है, तो उसका 20 लाख का 16 लाख हो जाएगा अगर इक्विटी में है। तो अगर इक्विटी में नहीं भी है, इक्विटी में नहीं और 50-50% है, तो इक्विटी में जो भी है उसका तो 20% लेस होगा, तो उसमें 10 लाख के 8 हो, उसके 8 लाख हो जाएंगे, और बाकी जो 10 लाख डेप्थ में उसको रिटर्न मिलेगा। तो ये कॉम्बाइन देखते हो तो यहाँ पे 16 लाख हो जाएगा इसका, और यहाँ पे 19.23 लाख हो जाएगा। ये है बेसिक 3 डिफरेंस। ये हमने देख लिया कि भैया मार्केट बढ़ेगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा, नहीं बढ़ेगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा, और गिरेगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा। अभी ये अमाउंट तो आपकी हो गई, चलो बढ़ा नहीं बढ़ा ये अमाउंट आ गई, तो इसके बेसिस पे आगे के इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ेगा। अगर ये इन्वेस्टमेंट हो चुका तो उसके 5 साल बाद तो आपको पता है कि इक्विटी 10-15% मतलब 12% रिटर्न एवरेज हम कंसिडर करें, तो 12% रिटर्न मार्केट उसको देगा। तो चलिए, तो हमने ये अमाउंट लिख दी है पहले तीनों केस की, कि भैया ये हो गया पहला केस है, मार्केट अगर बढ़ता है तो, और अगर इक्विटी एलोकेशन करता है 10% तो ये उसका रिटर्न आ गया 23.33, और 0-0 रहता है तो ये 2 आ गए, और लॉस होता है तो ये 2 आ गए। ठीक है, अभी यही वो तो एस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है तो वो तो रखेगा ही, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है तो ये 2 साल तो गए उसके, ठीक है, ये 2 साल का इम्पैक्ट उसके 5 साल के अगले साल बाद क्या होगा। तो ये जो 24-20 था वो उसका रिटर्न हो जाएगा 42.64, यहाँ पे 23.33 था वो हो गया उसका 41.12, और इस तरह से ये निकाला हुआ है। ये कैसे आया फिगर, ये भी मैं आपको दिखा दूं। चलिए, तो यहाँ पे है हम 24-20 डाल देते हैं प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आफ्टर 2 इयर्स उसकी ये वैल्यू होगी। उसके 5 साल बाद कंपाउंडिंग रिटर्न हम 12% कंसिडर करते हैं, तो 42,64,00,000 आ गई। तो इस हिसाब से इस कैलकुलेटर के बेस पे हमने सारे निकाली ये सब, ठीक है। तो इसमें आपको आप बोलोगे तो ये तो बढ़ गया है क्या, अगर आपको देखना है डिफरेंस तो ये देखिए कि ये बंदा अलोकेट नहीं करता है, ये करता है अलोकेट, फिर भी उसका डिफरेंस आता है यहाँ पे 1.52 लाख, मतलब नहीं करने वाले को गेन मिलता है। पर अगर मार्केट 0% पे रहता है, अगर मार्केट नहीं बढ़ता है, तो इसको ये दोनों का डिफरेंस है वो नेगेटिव आ जाएगा। जो बंदे ने एलोकेशन किया है 50-50 भी, उसको 2 लाख का मुनाफा होएगा। और अगर मान लीजिए कि मार्केट गिरा तो ये डिफरेंस बढ़ के हो जाएगा 5,70,000। तो भैया ये तो हुआ 20 लाख के इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50 लाख है, और अगर मान लें कि 1 CR आपका अभी इन्वेस्टमेंट है वैल्यू हुआ है टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए, मतलब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा करीब 20 लाख से भी ज़्यादा, 28 लाख से भी ज़्यादा का आपको लॉस होगा अगर आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू है 1 CR अभी। अगर 50 लाख से तो उसका आधा कंसिडर करिए, 14 लाख रुपीज़ आपका लॉस हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए हर एक 10 लाख का इन्वेस्टमेंट भी है तो भी आपको कितनी इम्पैक्ट आएगी यहाँ पे 2,85,000। उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फाइनेंशियल प्लानर्स के साथ शांति से बैठ के अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग लंबी कीजिए। दैट इज द मैसेज ऑफ दिस फाइनेंशियल प्लानिंग डे।
दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।